जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण 6 प्रश्न संख्या क्या कर रहा है। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि अभाज्य संख्याओं से ही बनता है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं से भाग लगता हो। स्वयं का मतलब खुद से भाग लगता हो, यानी जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो, वह अभाज्य संख्या होता है। इसको समझते हैं प्राकृत संख्या को लेकर। प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही ये भी अनंत तक जाती है। तो बोल रहा है वैसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं से भाग लगता हो। ठीक है, एक में सिर्फ किससे भाग लग रहा है? एक में, और स्वयं ही एक है, तो ये अभाज्य संख्या होगा क्या? ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। और क्या कहता है? जिनके केवल दो गुणनखंड हो। एक का गुणनखंड क्या होगा? 1 गुने 1। ठीक है, एक का गुणनखंड क्या होता है? 1 गुने 1। तो कह रहा है वैसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं से भाग लगता हो। उसमें एक में एक से भी भाग लग रहा है और स्वयं खुद ही एक है, दूसरा कोई संख्या ही नहीं है, दूसरा संख्या नहीं है। ये अभाज्य संख्या का जो परिभाषा उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उसके केवल दो गुणनखंड होने चाहिए, वो भी अलग अलग गुणनखंड होने चाहिए। इसका दोनों गुणनखंड क्या है? सेम है। दोनों गुणनखंड क्या है? सेम है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। दो लेके चेक करते हैं। दो का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने 2। ये क्या कर रहा है? एक से भी भाग लग रहा है और दो खुद है, दो से भी भाग लग रहा है। दो अलग अलग गुणनखंड हुआ, इसलिए ये अभाज्य संख्या के परिभाषा को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये दो क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या 3 अभाज्य संख्या है? चेक करेंगे। 3 का जो गुणनखंड है उसका होगा 1 गुने 3। 3 में एक से भी भाग लग रहा है और 3 में स्वयं 3 से भी भाग लग रहा है। ये अभाज्य संख्या के परिभाषा को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 4 अभाज्य संख्या है क्या? 4 1 गुने 4, 1 गुने 4। 4 में एक से भी भाग लग रहा है, 4 में स्वयं 4 से भी भाग लग रहा है और 4 में अन्य संख्या से भी भाग लग रहा है, 2 से, 2 गुने 2। तो ऐसी संख्या केवल एक और स्वयं से भाग लगता हो। केवल 4 में एक से भी भाग लग रहा है, स्वयं 4 से भी भाग लग रहा है, लेकिन केवल बोल रहा है केवल एक और स्वयं से भाग लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 में 2 से भी भाग लगता है। कोई दूसरा संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए, कोई दूसरा संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं 2 से भी भाग लग रहा है 4 में। कोई दूसरा संख्या 1 और 4 को छोड़कर, मतलब एक और खुद की संख्या को छोड़कर भी दूसरा संख्या से भाग लग रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग चेक करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अभाज्य संख्या सबसे पहला क्या होगा? 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 7, उसके बाद आएगा 11। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने 9। 1 से भी भाग लगता है, खुद की संख्या 9 से भी यहाँ पे भाग लग रहा है, लेकिन 9 का एक और गुणनखंड भी होता है 3 गुना 3, मतलब ये 1 और 9 को छोड़ के 3 से भी भाग लग रहा है, जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए 9 भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड का क्रम क्या हो गया? 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट और भी अनंत तक ये जाएगी। तो हमें याद रखना है कि अभाज्य संख्या का फॉर्मेट जो होता है 2 3 5 7 11 13 का रूप होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2 हो गया। हम जितना भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सारा इसी फॉर्मेट में निकलेगा। 2 3 5 7 11 13 के फॉर्मेट में ही अभाज्य संख्या निकलेगा। चाहे हम अभाज्य गुणनखंड निकाले
चाहे हम एचसीएफ निकाले या एलसीएम निकाले, किसी भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या, एचसीएफ या एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही वो निकालते हैं। और अभाज्य गुणनखंड जो होता है अभाज्य संख्या के रूप का ही होता है। वो सभी में जितना भी संख्या को हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, सभी का 2, 3, 5, 7 के रूप में ही वो निकलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो 6 का एलसीएम निकालिए। 6 क्या है, ये सम संख्या है, सम संख्या है तो इसको 2 से खिलाएंगे, 3 बार में जाएगा। 3 क्या है, विषम संख्या है, ये 3 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुने 3 गुने 1। ठीक है, तो दूसरा संख्या क्या है, 20 है। 20 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालते हैं 20 को। तो 20 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है 2, तो 2 से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा। फिर 10 क्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी 2 से जाएगा 5 बार में। 5 क्या है, विषम संख्या है, 5 से ही भाग लगता है 1 बार में। तो 20 का जो हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। ये जो रूप है ये अभाज्य गुणनखंड का रूप है। ये जो विधि है जो एलसीएम निकाले हैं ये अभाज्य गुणनखंड का रूप है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है, 3 है, 2 है, 5 है, मतलब अभाज्य संख्या का ही रूप है। अभाज्य गुणनखंड जो निकलता है अभाज्य संख्या के रूप का, अभाज्य गुणनखंड जो निकलता है अभाज्य संख्या के रूप में ही निकलता है। ठीक है, तो हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। ये अभाज्य गुणनखंड हुआ, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, लिखेंगे गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कर रहे हैं। मतलब 2 कितना बार है, ठीक है, इसको लिखना है। 2 तो यहाँ पे क्या है, एक ही बार है, तो 2 पर पावर 1 देंगे। यहाँ 3 कितना बार है, 3 एक ही बार है, 3 पर पावर 1 देंगे। यहाँ 20 का गुणनफल निकालेंगे, 20 का गुणनफल 2 कितना बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 पर पावर 2 देंगे। ठीक है, 5 कितना बार है, 5 यहां पर है 1 बार। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए इन दो संख्याओं का जो गुणनफल है उसको देखेंगे। इसको अच्छा से समझने के लिए इसको यहां पे लिखते हैं। ठीक है, 20 का गुणनफल क्या है, 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मिलता हो, या जो दोनों में मिलता हो। यहां भी 2 मिल रहा है, यहां भी 2 मिल रहा है, तो यहां पे एक घात, इसमें 2 पर पावर 2 घात है, यहां पे 2 पर पावर 1 घात है। अगर हमको एचसीएफ की बात करेगा तो जो दोनों संख्याओं में मिलता हो और जिसका घात कम हो उसको एचसीएफ के रूप में लिखते हैं। दोनों संख्या में 2 मिल रहा है और 2 पर पावर 2 इसमें घात है और 2 पर पावर 1 इसमें घात है, तो सबसे छोटी घात कौन है, 2 पर पावर 1। 2 पर पावर 1 क्या है, छोटी घात है। ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 2। ठीक है, एचसीएफ में हमेशा सबसे छोटी घात लिया जाता है। जो दोनों में मिलता है उसका जो सबसे छोटी घात है वो लेते हैं, वही हमारा एचसीएफ हो गया। और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मिलता हो और उसका जो बड़ी घात है उसको लेते हैं। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, दोनों में 2 मिल रहा है, इसमें दोनों में 2 मिल रहा है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो सबसे बड़ी घात लेंगे 2 पर पावर 2। बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको साइड में लिखेंगे, 5 पर पावर 1, 3 पर पावर 1। किसी भी संख्या पर पावर 1 उसका, किसी भी संख्या पर पावर 1 रहे तो उसका मान सेम ही रहता है। 3 पर पावर 1 है तो 3 ही होगा, 5 पर पावर 1 है तो 5 ही होगा। 2 पर पावर 2 मतलब 2 को 2 बार गुणा करेंगे, कितना हो गया 4। 5 पर पावर 1 का मतलब कितना होता है 5। 3 पर पावर 1 का मतलब कितना होता है 3। तो 4 पंचे 20 दिया 60, तो उसका एलसीएम कितना हो गया 60 और एचसीएफ कितना हो गया 2।
एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया 60 और एचसीएफ हो गया 2। ये क्या है, ये गुणनफल का रूप है, ये क्या है, गुणनखंड है। यहां से एक और चीज को देखेंगे, अभी इसका जो एचसीएफ निकालें कितना निकाले, एचसीएफ इसका 2 हुआ और एलसीएम कितना हुआ 60, ठीक है। तो दो संख्या दिया हुआ है 6 और 20 और दोनों का एचसीएफ क्या दिया हुआ है 2 और एलसीएम क्या दिया है 60। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, दो संख्या को गुना करके चेक करते हैं। दो संख्या क्या है 6 है और कितना है 20 है। दो संख्या को गुना करने पर कितना होता है 20 छके 1 से 120। एलसीएम और एचसीएफ को गुना करके देखिए तो एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 60, 60 दूनी 120। क्या ये दोनों सेम है, सेम है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल और दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल बराबर होते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल और दो संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल क्या होते हैं, सेम होते हैं। दो संख्या का गुणनफल क्या है 120, दोनों संख्या के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी क्या होता है 120, ठीक है। तो दोनों क्या होता है सेम होता है। तो यहां से एक सूत्र निकलेगा, सूत्र क्या होगा, सूत्र होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल का। यह एक सूत्र का निर्माण हो गया, ठीक है। यहां पर एक सूत्र का निर्माण हो गया, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल मतलब 6 और 20, 6 और 20 का गुणनफल कितना होता है 120, बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल का, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल है, एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 60, दोनों को गुना करें 120। दो संख्या का गुणनफल भी 120, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी 120, मतलब दोनों सेम है। मतलब एक सूत्र निकल के आ रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। इसको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को।